नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं एक रैली को। मिलेगी आपको वहां। कितने लोगों ने बलिदान दिए, कितने लोगों ने जवानी जेलों में खपा दी, कितने लोगों ने पुलिस के जुल्म सहे, कितने लोगों ने ब्रिटिश सल्तनत के अत्याचार झेले और तब जाकर के हमें आजादी मिली है। क्या आजादी के 75 साल जब हो तमिल आजादी के दीवानों को, उन वीर शहीदों को, उन आजादी के आंदोलनकारियों को हम कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं? क्या आज से ही हर हिंदुस्तानी के मन में एक सपना संजोने का संकल्प नहीं होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में आजादी के 75 साल हो रहे हैं, ये 5 चीजें, 6 चीजें, 7 चीजें, 2 चीजें मैं अपने जीवन में पालन करूंगा जिससे समाज का भला होगा, देश का भला होगा, गांव गरीब का भला होगा। क्या हम आजादी के दीवानों को एक संकल्प कर करके उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं? समय की मांग है कि हर भारतवासी ने आज से ही आजादी के 75वां साल कैसा हो उसकी तैयारियां शुरू करनी चाहिए और विकास के द्वारा, समस्याओं के समाधान के द्वारा करनी है। और उसमें एक सपना मेरा है, वो सपना है 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए। ये काम मैंने सर पे लिया है। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और उसी के सिलसिले में आज हजारों चंडीगढ़ वासियों को हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान देने का मुझे सौभाग्य मिला है। आने वाले दिनों में करोड़ों करोड़ मकान बनाने की जरूरत पड़ने वाली है और जब करोड़ों मकान बनेंगे मतलब एक प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में मकान बनाने पड़ेंगे तो जिसके कारण एक प्रकार से यूरोप के नए देश जितनी जनसंख्या है उतना हमें यहां बसाना पड़ेगा, इतने मकान बनाने पड़ेंगे। गरीबों के लिए बनाना है। और मैंने पहले दिन से कहा है, जब संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी दलों ने मुझे नेता के रूप में चुना और नेता के रूप में चुन करके उस समय मैंने जो संबोधन किया था उसी दिन मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों के कल्याण के लिए है। हमारी सारी योजनाएं गरीबों की भलाई के लिए होगी और उसी में एक काम महत्वपूर्ण है, गरीबों के लिए घर बनाना, गरीब से गरीब व्यक्ति को घर दिलाना, उस पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये इलाका एक प्रकार से यहां का हर परिवार मां भारती का रक्षा कवच है। यहां के हर परिवार ने, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, ये सारा भूभाग ऐसा है कि जहां से देश की रक्षा करने के लिए जिंदगी सेना में गुजारने वाले लोग करीब करीब सभी परिवारों में मिल जाएंगे। कोई आज की पीढ़ी के मिलेंगे तो कोई पुरानी पीढ़ी के मिलेंगे, लेकिन मां भारती की रक्षा के लिए जीवन लगाने वाले सेनानियों की यह धरती है। एक प्रकार से मां भारती का रक्षा कवच, ऐसे लक्षावधि परिवार यहां विराजमान है। इसी चंडीगढ़ में मैंने कहा था हम 1 रैंक 1 पेंशन के लिए गंभीरता से कदम उठाएंगे। भाइयों बहनों, हमने आते ही काम शुरू किया। सेना के लोगों से बातचीत करते रहे, विचार विमर्श करते रहे
और जैसे जैसे समझते गए समस्या और गहरी होती गई। और मुझे दुख की बात तो यह है कि पुरानी किसी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन ये क्या है, उसके कारण क्या जिम्मेवारियां आने वाली है, उसके कारण क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार ने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं था। अगर सोचा होता तो पुरानी सरकार 500 करोड़ रुपया बिल का ओआरओपी लेकर के नहीं आती। और जब हमने सुना कि पुरानी सरकार ने 500 करोड़ का ओआरओपी घोषित किया है तो हमें लगता था कि शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 500 करोड़ में तो होगा नहीं। लेकिन जब हम हिसाब लगाने बैठे तो मामला 10,000 करोड़ तक पहुंचने पर गया है। 10,000 करोड़ तक। भारत जैसे देश के लिए ये रकम छोटी नहीं है, लेकिन देश की रक्षा के लिए जीवन खपाने वालों की जिंदगी इससे ज्यादा मूल्यवान होती है। और इसलिए हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी सेना के जवानों के लिए इतना बड़ा अहम कदम उठाया है। इसे इस सरकार को क्रेडिट मत दीजिए। ये ओआरओपी के लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मत दीजिए। मैं देश के जवानों को कहता हूं कि इतना बड़ा 10,000 करोड़ रुपयों का खर्च इस एक काम के लिए होने वाला है, तो धन्यवाद करना है तो मेरे देश के उन गरीबों के लिए करिए कि जिन गरीबों ने अपनी चीज छोड़ करके आपके सम्मान के लिए कुछ देने का फैसला किया है। और इसलिए ये वन रैंक वन पेंशन की क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो मेरे देश के गरीबों को जाती है, मेरे देश के सामान्य लोगों को जाती है, जो अपने हक का छोड़ करके आज वन सेना के लोगों के लिए दे रहे हैं। इससे बड़ा गौरव तो हो नहीं सकता है। और इसलिए हमने जो वादा निभाया है वो आने वाले दिनों में, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को आंदोलन करने की बीमारी जाती नहीं है। अभी भी उनके अंदर सुगबुगाहट चलती है। उनको लगता था कि मामला इतना गंभीर है कि 5-7 साल तक उनकी गाड़ी चल जाएगी। उनके सोचा नहीं था कि मोदी ऐसे कर भी दे देगा। अब उनको लगता है कि कर दिया तो अब हमारी गाड़ी कैसे चलाएं। मैं भाइयों बहनों आज विश्वास दिलाने चाहता हूं, देश हित में कोई भी निर्णय करना होगा, जो सरकार की अवस्था होगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको प्राथमिकता मिले। ये हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम ये देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार चला रहे हैं, विकास की नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए सरकार चला रहे हैं। आपने हमें इतना भारी बहुमत दिया। 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, पिछले दिनों लोकसभा का जो हाल आपने देखा है, देश के राजनीतिक दलों को उनके इस आचरण के लिए देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपको चुन करके भेजा है, सदन में जाइए, बैठिए, घंटों चर्चा कीजिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन कीजिए, 5 दिन कीजिए, 7 दिन कीजिए। लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं को स्वीकार न करना, लोकतंत्र के नियमों का स्वीकार नहीं करना और 400 पार्लियामेंट के मेंबरों की परवाह न करना, लेकिन 40 लोग देश के भविष्य के सामने रोड़े अटकाने के लिए षड्यंत्र करते रहे, ये भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए आज देश में
लोकतंत्र के लिए जागरूकता लाने की आवश्यकता पैदा हुई। हर सांसद के ऊपर ये दबाव पैदा करने की आवश्यकता खड़ी हुई है कि आप संसद को चलने में मदद कीजिए, आप संसद में चर्चा कीजिए, हमारे इलाके के सवालों के लिए चर्चा कीजिए, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दीजिए, आप मोदी का हिसाब मांगिए, लेकिन संसद में जाकर के काम कीजिए। ये बात जनता जनार्दन ने सांसदों पर दबाव डालने का वक्त आ गया है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण देश की संसद को बांध में रखे, देश की संसद को चलने में दें। भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और इसलिए मैंने निर्णय किया है, अगर लोकसभा में हमें बात पर रोक दिया गया, लोकसभा में हमारी आवाज को गौण दिया जाता है, तो लोकसभा से आगे भी एक जनसभा होती है और जनसभा किसी से कम नहीं होती है। और इसलिए आज मेरी लोकसभा का केस मैं जनसभा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भाइयों बहनों, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए सरकार ने अनेक अहम कदम उठाए हैं। चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे विदेशों में से काला धन वापस लाना हो, चाहे महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास की यात्रा में आगे आने का अवसर मिलता हो, चाहे जनधन अकाउंट की योजना हो, चाहे इंश्योरेंस स्कीम लाए हो, चाहे अटल पेंशन योजना लाए हो, गरीबों की भलाई के लिए लाए हैं। हमारे देश के किसान, कभी उनको प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती थी, लेकिन किसान को मुआवजा देने में कोताही बरती जाती थी। हमने आते ही निर्णय कर लिया, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए। पहले 50% नुकसान होने के बाद हिसाब होता था, हमने 33% कर दिया। हमने उसके दायरे को बढ़ा दिया, हमने मुआवजे को बढ़ा दिया। जब ओले गिरे तो हमारे किसानों को सर्वाधिक पहले पैसे देने का काम ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने किया। हमने इथेनॉल का निर्णय किया। मैं अभी कल कुछ वैज्ञानिकों के साथ बैठा था, मैंने कहा मक्के में से इथेनॉल बना करके प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कम खर्च में कैसे बढ़ाया जाए, ताकि पंजाब का मेरा किसान जो अब मक्के की खेती करने लगा है वो इथेनॉल निकालेगा तो उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे और देश में पर्यावरण की भी रक्षा होगी। इस पर काम करने के लिए मेरे वैज्ञानिकों को कहा है कि आप ऐसी सरल टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए ताकि छोटे से किसान को भी ज्यादा फायदा हो। हम एक के बाद एक उन निर्णयों को करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान का गांव सक्षम नहीं होगा, सामर्थ्यवान नहीं होगा, यह देश सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। गांव की ताकत बढ़नी चाहिए और उस दिशा में हम एक के बाद योजना कर रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी की योजना लाए हैं। मैं चंडीगढ़ वासियों से विशेष आग्रह करता हूं, चंडीगढ़ के अंदर स्मार्ट सिटी एक जन आंदोलन बनना चाहिए। हर परिवार ने स्मार्ट सिटी में अपने योगदान की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। यहां के युवकों में स्मार्ट सिटी पर कंपटीशन होनी चाहिए, ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन होनी चाहिए। हम स्मार्ट सिटी कैसा चाहते हैं और उसमें हमारा योगदान क्या होगा, एक नागरिक के नाते हम क्या कर्तव्य निभाएंगे। पहली बार देश में चैलेंज रूट पर स्मार्ट सिटी तय होने वाले हैं। जो नगर आगे बढ़ेंगे, जो नगर महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे, जो नगर अपने पैरों पर खड़े की ताकत रखेंगे, वो स्मार्ट सिटी की कंपटीशन में आगे आएंगे और तब जाकर के भारत सरकार उनको अतिरिक्त धनराशि देकर के आज जहां है वहां से 21वीं सदी के शहर बनाने की ओर ले जाएंगे। और इसलिए मैं चंडीगढ़ को निमंत्रण देता हूं कि आपको जो अवसर मिला है, पहले राउंड में चंडीगढ़ को एंट्री मिल चुकी है, लेकिन आगे की स्पर्धा कठिन है। वो आगे की स्पर्धा के लिए चंडीगढ़ को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ लाल डोरा कर करके बैठे रहने से बात बनने वाली नहीं है।
और इसलिए मैं चंडीगढ़ से लोगों से आग्रह करूंगा और यहां के प्रशासन में बैठे हुए लोगों से भी आग्रह करूंगा कि स्मार्ट सिटी के लिए जनता को प्रशिक्षित करें, एक जन आंदोलन बनाए और जनता स्वयं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आगे आए तो सरकार की मदद उसे स्मार्ट सिटी बनाने में देर नहीं होने देगी। आने वाले दिनों में विकास एक ही मंत्र लेकर के हम चल रहे हैं, विकास को ही आगे बढ़ाने का मंत्र लेकर के चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि विकास के इस मंत्र के अंदर चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, ये पूरा क्षेत्र विकास की उन नई ऊंचाइयों को पार करे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। जितनी बड़ी मात्रा में हम नौजवानों को रोजगार देंगे उतनी देश की आर्थिक स्थिति में ताकत आने वाली है। उन बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। मैं फिर एक बार यहां इस समारोह के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, गवर्नर साहब का, यहां के सभी सांसदों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हार्दिक आभार। निश्चय ही आपका आना, हमारा मार्गदर्शन करना और इस आयोजन का सार्थक होना आने वाले भविष्य का शुभ संकेत। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन पर पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, हमने लागू किया। किसानों की भलाई के लिए हमने वैज्ञानिकों से काम करने के लिए कहा है। इस देश के हर गरीब को हमें घर देना है जहां काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी बनने के लिए नागरिकों को आगे आना होगा, हम मदद करेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मोदी को नहीं बल्कि इस देश के गरीब जनता को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना अधिकार छोड़कर सैनिकों को उनका अधिकार दिया। देखते रहिए आज तक।